गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं नवीन शर्मा अपने यूट्यूब चैनल नवीन शर्मा क्लासेस पर आप सबका स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, लास्ट क्लास से हमने आधुनिक भारत की कक्षाएं शुरू की हैं और लास्ट क्लास में हमने एडवेंट ऑफ यूरोपियंस मतलब यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन जैसा अध्याय शुरू किया था। आप सब जानते होंगे कि हमने बात की थी कि किन कारणों से पुर्तगाली कंपनी भारत की तरफ अग्रसर हुई। हमने ये भी देखा था कि स्पेन और पुर्तगाल, जो कि यूरोप के ऑर्थोडॉक्स ईसाई देश थे उस समय, वहाँ के नागरिकों ने या वहाँ के जो प्रिंस थे हेनरी द नेविगेटर ने किस प्रकार से अपने जो देश के नागरिक थे उनको प्रोत्साहित किया कि वो साहसिक समुद्री यात्राएं करें और दुनिया के उन स्थानों की खोज करें जिनके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं, साथ में नए बाज़ारों की खोज करें। फिर हमने, आपको याद होगा, बार्थोलोमी डियाज के बारे में बात की थी, किस प्रकार से उस व्यक्ति ने कैप ऑफ गुड होप की खोज की। फिर 1492 में हमने क्रिस्टोफर कोलंबस की यात्रा की, जो अपने पानी के जहाज सेंटा मरिया के जरिए वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका तक पहुँचे। और फिर 1498 में हमने वास्को डी गामा के बारे में बात की, किस प्रकार से वास्को डी गामा ने यूरोप और भारत को एक समुद्री रास्ते से जोड़ दिया। ठीक है, आपको याद होगा पुर्तगाली कंपनी के बारे में बात की गई थी, पुर्तगाली कंपनी के गवर्नर्स के बारे में बात की गई थी, पुर्तगाली कंपनी की सफलताएं और असफलताओं के बारे में बात की गई थी और किन कारणों से पुर्तगाली कंपनी अंग्रेजी और बाकी कंपनियों की तुलना में ज़्यादा सक्षम साबित नहीं हो पाई, हमने ये चर्चा भी की थी। बच्चों, आज की कक्षा में जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं डच कंपनी के बारे में, साथ में हम बात करने वाले हैं ब्रिटिश कंपनी के बारे में। तो चलिए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। बच्चों, अगर आपको क्लास पसंद आए तो कृपया इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी कक्षाएं लगातार चलती रहें। इस चैनल पर बच्चों मैं आपको पूरा आधुनिक भारत करवाऊंगा, तो आप जुड़े रहें। ठीक है, इस चैनल पर बच्चों हमारी जो कक्षाएं हैं वो हिंदी मीडियम में चल रही हैं, साथ में इंस्पायर इंडिया लर्निंग के नाम से मेरा जो दूसरा यूट्यूब चैनल है वहाँ पर हमारी इंग्लिश मीडियम की कक्षाएं भी चल रही हैं, तो आप उस चैनल से भी जुड़े। चलिए कक्षा की शुरुआत करते हैं। जी बच्चों, आज जैसे ही आपको मालूम है कि हम विदेशी कंपनियों के बारे में बात कर रहे हैं और आज हमारी जो कंपनी है वो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच कंपनी, बेटा आपको मालूम होगा एक कंट्री है हॉलैंड या नीदरलैंड के नाम से इसको आप जानते हो। ठीक है, वहाँ के जो निवासी है उन्हें डच कहा जाता है। तो बेसिकली हुआ क्या, जब पुर्तगाल में इतना अच्छा लाभ लोगों को मिलने लगा तो डच लोगों को भी लगा कि वो भारत की तरफ चलें। लेकिन मैं आपकी नॉलेज के लिए आपको बता दूं कि डच व्यक्ति भारत आने से पहले सुमात्रा पहुंच चुके थे और सुमात्रा पे उन्होंने काफ़ी समय तक अधिकार भी रखा था। लेकिन जब सुमात्रा में उनके अधिकारों में कमी आई और उनको सुमात्रा से निकाल दिया गया, तो ऐसे में उन्हें आवश्यकता हुई कि वो एक नए बाज़ार की खोज करें। तो बच्चों, एक नाम आपको याद रखना है, डच कंपनी के एक अधिकारी हैं, नाम है कॉर्नलिस द हैटमैन। बच्चों, इस नाम को याद रखना, मैं इसकी इंग्लिश भी लिख देता हूँ ताकि नाम में आपको कोई दिक्कत ना रहे। CORNELIS, कॉर्नलिस द हैटमैन। कई बुकों में उसको हॉटमैन भी लिखा होता है, कॉर्नलिस द हॉटमैन या हैटमैन। ठीक है, ये इस कंपनी के एक अधिकारी थे। सुमात्रा के जो प्रशासन है उसकी जिम्मेदारी इनके ऊपर थी। जब सुमात्रा में ये फेल हुए तो इन्होंने एक निर्णय लिया कि अब ये भारत की तरफ जाएंगे। और आपको मालूम होना चाहिए बच्चों, 1602 में ये कंपनी भारत की तरफ अग्रसर होती है। इस कंपनी का जो वास्तविक नाम था वो VOC था, वेरेनिग्दे। बच्चों, इस नाम को थोड़ा सा अच्छी तरह से नोट कर लेना, VERENIGDE, वेरेनिग्दे। ठीक है, ओस्ट इंडीज कंपनी। तो बच्चों, ये कंपनी फिर भारत की तरफ अग्रसर होती है। और आपको मालूम होगा बेटा, ये जो समय था 1602 वाला, ठीक है,
अब इस समय में भारत में जो पुर्तगाली कंपनी है वो काफ़ी अच्छी तरह से सक्षम हो चुकी है, मुग़ल दरबारों तक उसकी पहुंच हो चुकी है। इसलिए उत्तर भारत में इस कंपनी के लिए अपनी फैक्ट्री खोलना इतना संभव नहीं था। इसीलिए बच्चों 1605 में डच कंपनी ने एक स्थान, आपको नोट रखना बच्चों, मसूलीपट्टनम, यहाँ पर इस कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री खोली। बच्चों इसी स्थान को कई पुस्तकों में मछलीपट्टनम के नाम से भी दे दिया जाता है, तो आपको उससे डरना नहीं है। यहाँ पर इस कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री खोली। तो क्वेश्चन आ सकता है बच्चों आपके एग्जाम में कि पहली जो डच फैक्ट्री थी वो कहाँ खोली गई। आपका उत्तर होगा 1605 में मसूलीपट्टनम में। इसके बाद बच्चों डचों को मौका मिला अपनी दूसरी फैक्ट्री खोलने का। तो बच्चों एक स्थान है पेट्रोपोली। पेट्रोपोली या पेट्रोपोली, यहाँ पर इस कंपनी ने दूसरी फैक्ट्री लगाई है। बेटा ये पेट्रोपोली जो है, ठीक है, इसी स्थान को बाद में निजामपट्टनम नाम दे दिया गया। तो इस नाम से भी काफ़ी लोग इसको जानते हैं, पेट्रोपोली या पेट्रोपोली जो भी है, ठीक है। इसी स्थान को निजामपट्टनम के नाम से जाना जाता है। तो आपको ये दो फैक्ट्रियाँ याद रखनी हैं। इसके अलावा बच्चों 1610 में इस कंपनी को और अधिक लाभ प्राप्त हुआ। थोड़ा सा इसको मैं यहीं पे नोट करवा रहा हूँ आपको ताकि आपको याद रहे। 1610 में बच्चों इस कंपनी ने क्या किया, चंद्रगिरी के एक राजा थे, उनके साथ समझौता कर लिया और चंद्रगिरी के राजा से समझौता करके इस कंपनी ने एक नई फैक्ट्री खोली जिसको पुलिकट के नाम से जाना जाता है। ये आपको याद रखना है बेटा, पुलिकट में ये फैक्ट्री खोली गई और इसी को हेड ऑफिस बना दिया गया डच कंपनी का। अच्छा बच्चों आपको मालूम होगा, यहीं पर मैं आपको थोड़ा याद दिलाने के लिए लिखवा देता हूँ, डचों के एक फेमस कॉइन है जिसका नाम है पैगोडा। तो बच्चों जो ये पैगोडा कॉइन है, मैं ऊपर हिंदी में भी लिख देता हूँ इसको, जो ये पैगोडा कॉइन है बच्चों, इसको इसी पुलिकट फैक्ट्री में छापा गया था। क्वेश्चन आता है बेटा कि ब्रिटिश काल में या यूरोपीय कंपनियों के काल में किस भारतीय करेंसी का अक्सर लेन देन होता था। तो बच्चों उस करेंसी का नाम था पैगोडा। ये बात अलग है कि इस कंपनी को डच ने शुरू किया, लेकिन इस कंपनी को ज़्यादातर व्यापारियों ने प्रयोग भी किया, ये बात भी सत्य है। तो आपको पैगोडा के बारे में याद रखना है, पैगोडा वो करेंसी थी जिसका प्रयोग डचों ने शुरू किया था, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा एक दो डच फैक्ट्री के बारे में मैं और बताना चाहूँगा। 1616 में डचों ने अपनी एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट्री लगाई बच्चों सूरत में। अब देखिए सूरत में अंग्रेज़ों की फैक्ट्री भी है और डचों की भी है, इस कारण से झगड़ा अब शुरू हो जाएगा। फिर 1627 में डच जो हैं वो पहुंच जाते हैं पीपली। एक बेटा मूवी आई थी पीपली अलाइव, शायद देखिए आपने, ये बंगाल। और 1641 में डचों ने अपनी एक नई फैक्ट्री लगाई विमोलीपट्टनम में। विमोलीपट्टनम, बच्चों इस स्थान को आपको याद रखना है, बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्री थी ये। 1653 में विद्रोह और मतलब कि भी अंग्रेजों का और इनका संघर्ष और बढ़ने लगा, जब ये अंग्रेजों के और ज़्यादा नज़दीक पहुंच गए और इन्होंने चिनसुरा में एक नई फैक्ट्री लगा दी। अब बच्चों झगड़ा ज़्यादा था, उस झगड़े के में खुद को मजबूत रखने के लिए पुर्तगालियों ने भारत में किले बनाने पर योगदान दिया था, उसी प्रकार से अब डचों ने भी अपना पहला किला बनाया जिसका नाम था गुस्तावुस फोर्ट। बच्चों क्वेश्चन आता है कई बार कि डचों का पहला किला कौन सा था, तो आपका आंसर होगा गुस्तावुस फोर्ट। इसको थोड़ा सा ध्यान से लिख लीजिएगा, GUT। जी बच्चों थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से डाल दीजिएगा, गुस्तावुस फोर्ट ये डचों का पहला किला है, ठीक है, गुस्तावुस फोर्ट। तो इस प्रकार से अब डच और जो अंग्रेज हैं उनके बीच में संघर्ष शुरू हो चुका है। इसी बीच में आप देखोगे, अच्छा ये गुस्तावुस फोर्ट बनाने वाले अधिकारी के बारे में भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका नाम था जैन अल्बर्ट
सीचमैन या सीचरमैन। तो बच्चों इसका नाम याद रखना आप, ठीक है, कई बार क्वेश्चन बन जाता है। इसके अलावा बेटा कासिम बाजार, बालासोर तथा पटना, ये बच्चों सब के सब डच फैक्ट्रियां थी। तो कई बार बच्चों आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा कि निम्न में से कौन सी डच फैक्ट्री नहीं है। तो इस प्रकार से मैंने डच फैक्ट्री आपको लिखवा दी हैं, आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। अब बच्चों 1690 में डचों ने नागापट्टनम को अपना नया हेड ऑफिस बनाया। तो आपको याद रखना डचों का नया हेड ऑफिस कौन सा बना, तो आपको याद रखना नागापट्टनम, ठीक है, ये डचों का नया हेड ऑफिस था। इसके अलावा बच्चों जो डच थे ये अपनी फैक्ट्रियों को फैक्टर नाम से पुकारते थे। तो बच्चों आपको थोड़ा सा याद रखना है, डच फैक्ट्रियों को क्या बोला जाता था, फैक्ट्री बोला जाता था। और डच जो सिस्टम था वो कार्टेल पर बेस्ड था। बेटा समझना ये कार्टेल है, जबकि जो पुर्तगालियों का सिस्टम था वो कार्टेज था। कार्टेल का मतलब होता है बेटा म्यूचुअल कोऑपरेशन। तो ये कोऑपरेटिव एक वे से जुड़ा था। डच जो थे वो आपस में कोऑपरेटिव भावना से काम करते थे। इसी कारण से बच्चों आपको याद रखना है कि डच जो कंपनी है उसने अपने शेयर होल्डर्स को मैक्सिमम प्रॉफिट बांटा, क्योंकि आपको मालूम होगा जब कोऑपरेटिव फर्म है तो जितने भी कर्मचारी या जितने भी लोग इस कंपनी से जुड़े हुए हैं, जो भारत आए हुए हैं, वो सब के सब इसके मालिक कहलाएंगे। और इस प्रकार से ये कंपनी काफ़ी महत्वपूर्ण बन गई, ठीक है। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन अगर आता है कि किस विदेशी कंपनी या किस यूरोपीय कंपनी ने अपने जो मालिक थे या अपने जो शेयर होल्डर्स थे उनको सबसे अधिक मात्रा में लाभ प्रदान किया, तो आपका उत्तर हो जाएगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी या वीओसी वेरेनिगदे ईस्ट इंडीज कंपनी। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। इसके अलावा बच्चों डच जो हैं ये जाने जाते हैं भारत में क्लोथ्स के प्रोडक्शन के लिए, क्लोथ्स के एक्सपोर्ट के लिए। तो क्वेश्चन आता है बेटा भारत से मसालों का व्यापार तो काफ़ी लंबे समय से चल रहा था, लेकिन भारत से जो कपड़े का व्यापार है, कपड़े का जो एक्सपोर्ट है इंडिया से बाहर, वो किस कंपनी ने सबसे अधिक मात्रा में शुरू किया, तो आपका उत्तर होगा डच कंपनी, ठीक है। अब बच्चों मैंने आपको जैसा बताया था कि भाई कासिम बाजार में और अन्य स्थानों पर दोनों कंपनियों के जो बेसिकली ऑफिस थे या हेडक्वार्टर थे वो एक दूसरे के नज़दीक आ चुके थे। इस कारण से अंग्रेजी कंपनी में और जो यूरोपीय कंपनी, जो डच कंपनी, इन दोनों कंपनियों में कुछ बातों को लेकर विरोध था। और इस कारण से क्या हुआ बच्चों, 25 नवंबर 1759 को एक युद्ध होता है बच्चों, जिसको बैटल ऑफ बेदरा कहा जाता है, BEDARA। बेटा ये जो बैटल है वो हुगली नदी के किनारे हुई है, इसलिए कई किताबों में इसको बैटल ऑफ हुगली भी, मैं ठीक कर देता हूँ इसको, HOOGHLY, बैटल ऑफ हुगली, हुगली का युद्ध के नाम से भी इसको जाना जाता है। बच्चों आपको याद रखना है ये युद्ध किस किस के बीच हुआ था। तो बच्चों ये कंपनी एक तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ थी VOC या डच ईस्ट इंडिया कंपनी। और इस युद्ध में बच्चों जो EIC थी उसकी विजय हुई और जो VOC थी वो हार गई, ठीक है, और उन्हें भारत से बाहर जाना पड़ा। अब बच्चों जैसा हमने पीछे पहले देखा था कि कुछ कारण तो जरूर होंगे जिनकी वजह से इस कंपनी की हार हुई, तो थोड़ा सा कारणों को देखने की कोशिश करते हैं। बच्चों जो पहला कारण है वो ये है कि डच कंपनी जो थी इसका फोकस एरिया जो था बच्चों वो इंडोनेशिया हो गया था।
भारत में लगातार लड़ाई झगड़े को देखते हुए इस कंपनी ने अपना जो फोकस है वो इंडिया से बाहर ज़्यादा कर लिया था। दूसरा, नॉट फुली फोकस। बच्चों, ये कंपनी पूरी तरह से भारत पर फोकस नहीं थी। मैंने आपको बताया कि इनका मेन उद्देश्य सुमात्रा था, लेकिन जब सुमात्रा में ये फेल हुए तो एक ऑप्शन के रूप में ये भारत आए, तो कभी भी इनका एक जो मेन उद्देश्य था वो भारत नहीं था। तीसरा बच्चों, इस कंपनी की सबसे बड़ी कमी थी कमजोर सेना तथा नेवी। इस कंपनी के पास ना तो अच्छे पानी के जहाज थे, ना इस कंपनी के पास अच्छी सेना थी। ठीक है, और आपको पता है ये कंपनी मैंने बताया था कोऑपरेटिव फर्म थी, इसलिए जिन लोगों को इस कंपनी ने हायर किया उन लोगों को ये कंपनी एक अच्छा वेतन दे ही नहीं पाई। तो उस लोअर सैलरी की वजह से जो कंपनी के सैनिक थे वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे। इसके अलावा भारतीय सैनिक ज़्यादातर इस कंपनी में काम करना पसंद ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि वेतन काफ़ी कम था। तो बच्चों, ये सब वो कारण बने जिनकी वजह से जो डच कंपनी थी वो भारत में ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाई। अच्छा बच्चों, ये जो कारण होते हैं ना कई बार कि भाई किस कारण से वो कंपनी सफल नहीं हो पाई, तो कई बार इन कारणों को पढ़ने से आप जान सकते हैं कि कोई कंपनी यदि सफल हुई तो उसकी सफलता के कारण क्या हैं। क्योंकि अगर एक कंपनी असफल होती है और उसकी तुलना में दूसरी कंपनी सफल हुई है, तो एक कंपनी की जो असफलता है वही दूसरी कंपनी की सफलता बन जाती है, तो उसकी सफलता के कारण बन जाते हैं। तो चलिए, ये हमारी डच कंपनी थी, ठीक है, जिसके बारे में हमने देखा कि किस प्रकार से कंपनी बनी। सुमात्रा गई, सुमात्रा से ये कंपनी भारत आई वहाँ पर फेल होने के बाद, और किस प्रकार से भारत में भी इस कंपनी ने अपना कार्य किया और किस प्रकार से ये कंपनी अंत में बैदरा के युद्ध में हारने के बाद भारत से बाहर चली गई। चलिए, अब हम बात करने वाले हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, जो कि सबसे महत्वपूर्ण होगा हमारे लिए। EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी। वैसे बच्चों, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से कोई कंपनी बनी हो। आपको बता दूं, ये जब कंपनी बनाई गई थी तो इस कंपनी का नाम था कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। ठीक है, तो बच्चों बेसिकली अगर देखा जाए तो मैं अभी कंपनी का पूरा नाम आपको लिखवाऊंगा, काफ़ी बड़ा नाम है कंपनी का, लेकिन बाद में आप देखोगे आपकी एक दूसरी कंपनी बनेगी, बाद में भारत आने पर दोनों कंपनियां मर्ज होंगी और प्यार से लोग इसको EIC के नाम से पुकारेंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा याद रखना है कि जो कंपनी है उसका नाम अलग था। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं और थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं कि उस समय क्या हुआ था। चलिए बच्चों, तो समझिएगा, जब पुर्तगाल और डच जैसे देश अलग अलग स्थानों पर अपनी बस्तियां बसाने में लगे हुए थे और स्पेन और पुर्तगाल एक समझौता करके नए विश्व को आपस में बांट चुके थे, ऐसे में अंग्रेज़ों को भी लगा कि हमारे यहाँ भी व्यापार में बढ़ोतरी होनी चाहिए। इसके लिए बेटा 1599 में एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें लंदन के व्यापारियों ने और उनके साथ में वहाँ के जो लॉर्ड मेयर थे उन्होंने भाग लिया और ये निर्णय लिया गया कि एक कंपनी बनाई जाए। ठीक है, तो इस कंपनी को कार्य दिया जाए कि ये कंपनी जिस प्रकार से पुर्तगाली कंपनी और डच कंपनी बाहर के देशों से व्यापार कर रही हैं, नए बाज़ारों की खोज कर रही हैं, उस प्रकार से ये कंपनी भी नए बाज़ारों की खोज करे। ठीक है बच्चों, आपको यही समझना है। तो इस कंपनी के जब बनाने का ऐलान हुआ तो इस कंपनी को नाम दिया गया गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज।
सो बच्चों आप देख सकते हो कितना बड़ा नाम इस कंपनी का रखा गया था, इतना बड़ा नाम प्रयोग करना बड़ा मुश्किल था, इसीलिए बाद में इसको EIC के नाम से लागू किया गया। 31 दिसंबर को बेटा 1599 में इस कंपनी को बनाने पर स्वीकृति दी गई और कहा गया कि इस कंपनी में कुल 217 लोग होंगे, जिनमें से जो महारानी हैं, ठीक है, वो भी इसकी एक सदस्य होंगी। उस समय बेटा एलिजाबेथ जो थी, ठीक है, एलिजाबेथ प्रथम जो थी वो उस समय बेटा इंग्लैंड की महारानी थी, तो उनको भी इस कंपनी का एक सदस्य बनाया गया। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि इस कंपनी को 15 वर्षों का एक मोनोपोली राइट दे दिया गया था कि अगर आप जिन भी देशों में जाएंगे, इंग्लैंड से कोई दूसरी कंपनी उन देशों में नहीं आएगी, ठीक है। इसके अलावा बच्चों इस कंपनी में उस समय कहा गया कि इस कंपनी के कार्यों को संभालने के लिए 24 सदस्यों का एक दल बनाया जाएगा, 24 लोगों का एक दल बनाया जाएगा, समूह बनाया जाएगा और इसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर नाम दिया जाएगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो बच्चों कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में कुल कितने सदस्य होने थे, तो बच्चों आपका उत्तर हो जाएगा 24 सदस्य, ठीक है। तो बच्चों ये वो घटना थी जो 31 दिसंबर के आसपास घटित हुई, लेकिन कंपनी में कुछ शुरुआती कार्य ही हो पाए थे कि महारानी जी पद से हटी और उसके बाद में 1609 में जब जेम्स प्रथम गद्दी पर थे, उन्होंने इस कंपनी का ट्रेड चार्टर लागू कर दिया। तो बेटा कोई भी कंपनी ट्रेड चार्टर के बाद ही एक तरह से अप्लाई कंडीशन में आती है। तो बेटा इसका ट्रेड चार्टर कब बना है? 1609 में बना है, ठीक है। लेकिन आपको पता होगा 1608 में कंपनी भारत आ चुकी है, तो उसके बारे में मैं भी चर्चा आपसे करूंगा, ठीक है। इसके अलावा मैं कंपनी का एक पार्ट आपका ख़त्म कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा आसान रहे। 1698 में फ्यूचर में जब हम बात करेंगे, 2 कंपनी सेटअप, 2 कंपनियां बनाई गई थी, जिनमें से बच्चों पहली कंपनी का नाम था जर्नल सोसाइटी और दूसरी कंपनी का नाम था इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन ईस्ट, ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडीज, ठीक है। तो बच्चों अब हुआ क्या कि इन दोनों कंपनियों को मर्ज करके यूनाइटेड कंपनी ऑफ लंदन बनाया गया और 1833 में दोनों पहली अब जो पुरानी कंपनी थी गवर्नर एंड कंपनी और ये लंदन कंपनी, इन दोनों को मिलाकर इसको EIC नाम दिया गया। तो बच्चों जो ईस्ट इंडिया कंपनी नाम है ये 1833 से इस कंपनी को मिला है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस कई बार बड़े फंसा देते हैं क्योंकि किताबों में पूरा नाम दिया नहीं होता, उसकी वजह से बच्चों को काफ़ी दिक्कत आती है। तो आप सबको ऐसी दिक्कत ना आए इसलिए मैं आपको थोड़ा सा दोबारा से रेक्टिफाई कर देता हूँ। बच्चों समझिएगा, जो पहली कंपनी बनाई गई उसका नाम था गवर्नर एंड कंपनी ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। दूसरी कंपनी जो बनाई गई बेटा उसका नाम था, 2 कंपनी इकट्ठे बनाई गई थी, एक का नाम था जर्नल सोसाइटी, दूसरी का नाम था इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू द ईस्ट। इन दोनों कंपनियों को बाद वाली को मर्ज करके कंपनी बनाई गई यूनाइटेड कंपनी ऑफ लंदन, ठीक है, मर्चेंट ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। और पहली वाली जो 2 कंपनियां हैं जैसे गवर्नर कंपनी और ये जो यूनाइटेड कंपनी, इन दोनों को जोड़ दिया गया और उसका नाम दिया गया EIC 1833 में, ठीक है। चलिए, तो ये इस नाम के बारे में था कि EIC नाम कहाँ से आया, कैसे आया। अब बात करते हैं बेटा इस कंपनी की तरफ से हुआ क्या है। तो बेटा 1608 का समय आपको याद रखना है। एक अंग्रेज अधिकारी हैं जिनका नाम है कैप्टन हॉकिंस। इस कंपनी की तरफ से जो कैप्टन हॉकिंस हैं ये भारत पहुंचते हैं। उस समय बेटा भारत में जो शासक है वो जहांगीर बन चुका है
आपको याद रखना है, ठीक है। जहांगीर उस समय शासक बन चुका है। इन कैप्टन हॉकिंस के पास एक चिट्ठी है महाराजा अकबर के नाम पे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर शासक में चेंज हो चुका है, ठीक है, आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है कैप्टन हॉकिंस जो भारत आए हैं, ठीक है, इनके जो पानी का जहाज है उसका नाम है बेटा हेक्टर। हेक्टर क्या है बेटा? ये वाटर शिप है। इसके अलावा बच्चों ये जो कैप्टन हॉकिंस है ये तुर्की भाषा अच्छी बोल सकते हैं। इसके अलावा इनको फ़ारसी भाषा का भी ज्ञान है। तो जब ये जहांगीर से मिलेंगे तो फ़ारसी भाषा में उनसे वार्तालाप करेंगे। जहांगीर इस बात से बड़ा खुश होगा और जहांगीर इनको क्या करेगा, 400 की मनसब देगा। तो क्वेश्चन आता है जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को कितने की मनसब दी बेटा? 400 की मनसब दी। कैप्टन हॉकिंस कहाँ से आया था? इंग्लैंड से आया था, ठीक है। जिस समय वो आया उस समय भारत का शासक कौन था बेटा? जहांगीर था, ठीक है। कैप्टन हॉकिंस किस पानी के जहाज से आया था? तो बेटा पानी के जहाज का नाम हेक्टर था। कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर से किस भाषा में बातचीत की? तो बेटा फ़ारसी भाषा में बातचीत की। और जहांगीर ने खुश होकर कैप्टन हॉकिंस को कितने की मनसब दी? तो बेटा कैप्टन हॉकिंस ने 400 की मनसब दी। लेकिन अब दिक्कत ये थी कि कैप्टन हॉकिंस ने जब जहांगीर से फैक्ट्री खोलने की आज्ञा मांगी तो जहांगीर ने आज्ञा देने से मना कर दिया, क्योंकि आपको पता होगा, मैंने पहले ही बता चुका था कि उस समय तक जो पुर्तगाली हैं वो मुगलिया दरबार में का भाग बन चुके थे। ऐसे में जहांगीर नहीं चाहता था कि पुर्तगालियों को नाराज़ किया जाए, तो ऐसे में ये परमिशन नहीं मिल पाई। लेकिन बाद में आपको मालूम होना चाहिए बच्चों, मैं आगे आपको बताऊंगा भी कि एक छोटी सी लड़ाई में, ठीक है, जो स्वनपल्ली के आसपास हुई थी, उस स्थान पर पुर्तगालियों को अंग्रेज़ों के द्वारा हरा दिया गया था। और उस युद्ध के बाद में बेसिकली जहांगीर को लगा कि अंग्रेज़ पुर्तगालियों की तुलना में ज़्यादा मजबूत हैं, तो मुझे इनका साथ देना चाहिए। तो क्वेश्चन आएगा बच्चों, 1611 में पहली कोठी लगाई गई अंग्रेज़ों के द्वारा। फर्स्ट कोठी बच्चों, जो ये कोठी है ये मसूलीपट्टनम में लगी। इसी साल कंपनी के एक अधिकारी हैं जिनका नाम है कैप्टन मिडिल्टन। इन्होंने डिफीट किया, इन्होंने हराया किसको? पुर्तगालियों की एक कंपनी को। कहाँ पर? ये स्थान था स्वापल्ली। स्वापल्ली। तो बेटा स्वापल्ली के युद्ध में पुर्तगालियों को हराया गया अंग्रेज़ों के द्वारा, जिससे जहांगीर को लगा कि भैया अंग्रेज ज़्यादा मजबूत हैं किसकी तुलना में? पुर्तगालियों की तुलना में। तो ऐसे में अंग्रेज़ों को अपनी फर्स्ट फैक्ट्री खोलने का अधिकार मिल गया और अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में लगाई। ये बच्चों कई बार क्वेश्चन आ चुका है। बच्चों सूरत हुआ, अहमदाबाद हुआ, ये अंग्रेज़ों की शुरुआती फैक्ट्रियां थी, ठीक है। 1615 में बेटा इस ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से सर थॉमस भारत आए। तो बच्चों आपको पता रहना चाहिए 1615 में सर थॉमस रो भारत आए थे, ठीक है। सर थॉमस रो ROE, सॉरी स्पेलिंग ठीक कीजिए बच्चों उसकी, ROE, सर थॉमस रो भारत आए थे, ठीक है। और आपको मालूम होना चाहिए बेटा ये जहांगीर के ये भारत आए थे एज अ एम्बेसडर। बेटा आपको याद रखना है कि आए तो कैप्टन हॉकिंस भी है, लेकिन कैप्टन हॉकिंस एज अ ब्रिटिश एम्बेसडर नहीं आए, वो ब्रिटिश साम्राज्य के एक दूत के रूप में आए थे। लेकिन यहाँ पर
ये व्यक्ति जो आया है सर थॉमस सिल्वर राजदूत बनकर आया इंग्लैंड का, और आपको मालूम होगा राजदूत को ज़्यादा सम्मान दिया जाता है, तो इसीलिए जहांगीर ने इनको भी 400 की मनसब प्रदान की, अपने दरबार में इनको बैठने का मौका दिया, साथ में इनको आगरा रहने का अधिकार भी दिया और कई सारी सहूलतें इनको दी गई। 1626 में बच्चों आपको याद रखना है, अंग्रेजों ने आराम गांव में अपनी एक नई कोठी लगाई। ये बेटा पुलिकट के नज़दीक है। इसके अलावा बच्चों आपको मालूम होना चाहिए 1632 में गोलकुंडा के जो राजा थे उनसे अंग्रेजों ने, गोलकुंडा के जो सुल्तान थे उनसे अंग्रेजों ने एक सुनहरा फरमान प्राप्त किया। ठीक है, उस समय गोलकुंडा के सुल्तान का नाम आपको थोड़ा सा याद रखना है, कुतुब शाह जो थे वो वहाँ के सुल्तान थे। उन्होंने ये फरमान दिया कि बेटा 500 पेगोड़ा देने के बाद अंग्रेज गोलकुंडा के किसी भी बंदरगाह का प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों इसी फरमान को गोल्डन फरमान या सुनहरा फरमान भी बोलते हैं। सुनहरा फरमान भी बोलते हैं। तो बेटा 500 पैगोड़ा देने के बाद अंग्रेजों को यहाँ अधिकार मिल गया कि अब वो सभी बंदरगाहों का प्रयोग कर सकते थे। तो इस प्रकार से बेटा देखा जाए तो अंग्रेज अब मतलब कि काफ़ी अच्छा व्यापार बढ़ा सकते थे अपना, और गोलकुंडा के जरिए वो अपने माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से बेच भी सकते थे। अब बच्चों भारत में जो अंग्रेज हैं, ठीक है, वो बाकी कंपनियों से अलग कैसे थे? देखिए बेटा, आपने पढ़ा होगा राजनीति में कि कई तरह की नीतियां होती हैं, साम दाम दंड भेद। अंग्रेज इन सभी नीतियों को अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने कूटनीति का भी प्रयोग किया, भय की नीति का भी प्रयोग किया, धन की नीति का भी प्रयोग किया। तो कई बार बच्चों कब समझ में आना चाहिए आपको कि पॉलिटिकल इनकी जो पावर थी वो क्या थी। तो बच्चों मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं, जैसे यूज ऑफ डिप्लोमेसी। क्वेश्चन आपके सामने कई बार आएगा कि अंग्रेजों ने डिप्लोमेसी या कूटनीति का प्रयोग कहाँ किया, किन मामलों में अंग्रेजों ने कूटनीति का प्रयोग किया। तो बच्चों आपको समझना है कि कई मामलों में, जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, 1630 में अंग्रेजों ने एक संधि की जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ मैड्रिड, MADRID, मद्रिद की संधि। और इस संधि के द्वारा इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने पुर्तगाली तथा ब्रिटिश, ये दो इस समझौते के पक्ष थे और इन्होंने अपने आपसी विवादों को सुलझाने की कोशिश की गई। 1661 में, मैं इसको अगले पेज पे लिख देता हूँ बेटा, 1661 में, ये सब बेटा डिप्लोमेसी का काम है। अंग्रेजों ने क्या किया, अपने जो युवराज थे या महाराज जो थे, चार्ल्स सेकेंड, बाद में जो महाराज बने, चार्ल्स सेकेंड का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा से कर दिया। और आपको पता होगा अंग्रेजों को दहेज में मुंबई जो है या बॉम्बे जो उस समय था वो प्राप्त हुआ। तो सोचिए कितना बढ़िया मतलब अंग्रेजों के लिए सौदा रहा। अंग्रेजों ने कहा भैया भारत की ज़मीन पर है तो यहाँ तो डोरी चलती है, तो अभी हमें इस डोरी दीजिए। और दहेज में अंग्रेजों को बम्बई प्राप्त हुआ। प्राप्त तो खैर युवराज चार्ल्स सेकंड को हुआ था, लेकिन उन्होंने वो बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ ही पैसों के किराए पर दे दिया। इसके अलावा बच्चों आपको एक चीज़ और याद रखनी है इसी में, जो डिप्लोमेसी है, 1715 में एक मिशन भारत आया था जिसको लीड किया था बेटा जॉन सरमैन ने। जॉन सरमैन
इस मिशन में बच्चों एक सर्जन थे जिनका नाम था विलियम हैमिल्टन। ये बेटा काफ़ी अच्छे सर्जन थे। उस समय बेटा भारत के जो मुगल बादशाह थे फ़र्रुखसियार, वो एक बीमारी से ग्रसित थे। इन्होंने उनका इलाज किया और बदले में फ़र्रुखसियार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक दस्तक प्रदान की, जिसको बेटा ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1717 का फरमान कहा जाता है। 1717 की दस्तक कहा जाता है। ठीक है, आपको याद रखना। तो ये कंपनी की पॉलिसियाँ थी जिसके जरिए, डिप्लोमेसी पॉलिसी थी जिसके कारण ये ईस्ट इंडिया कंपनी अन्य कंपनियों की तुलना में ज़्यादा सफल हुई। दूसरा बच्चों बात करते हैं पॉलिसी ऑफ मनी। जो जानते थे कि भारतीय लोग थोड़ा सा लालची हैं, राजा लालची हैं, तो उन राजाओं को आपस में मनी के नाम पर किस प्रकार से उलझाया जा सकता है। जैसे बेटा 500 पैगोडा के बदले में गोल्डन फरमान, मैंने पीछे बताया है इसके बारे में। इसके अलावा कंपनी के एक अधिकारी हैं जिनका नाम है फ्रांसिस डे। इन्होंने मद्रास को लीज पर लिया और यहाँ पर एक किला बनाया जिसका नाम रखा गया फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज आपको याद रखना है। ठीक है, 1653 में शाह सूजा से एक फरमान लिया गया, जो बंगाल के सूबेदार थे, और कंपनी को ड्यूटी फ्री ट्रेड का अधिकार मिल गया कि कंपनी को कोई बिना व्यापारिक शुल्क दिए, बिना ड्यूटी फीस दिए अब कंपनी बंगाल से व्यापार कर सकती थी। इस प्रकार से आप देखेंगे कि किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने धन का प्रयोग करते हुए काम चलाया। 1696 में बच्चों आपको याद रखना है, अंग्रेज़ों ने 1200 रुपये मात्र देकर 3 गांव, 3 विलेजेस हैं बेटा जिनके नाम आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहला नाम है सूतानाती, दूसरा गांव है बच्चों गोविंदपुर, और बच्चों तीसरा नाम है कलिकता। इन 3 गांवों की दीवानी प्राप्त की, सिविल अधिकार प्राप्त किए, और यहाँ अंग्रेज़ों ने एक नया किला बनाया जिसका नाम रखा गया फोर्ट विलियम। बेटा 1774 से लेकर और 1911 तक ये अंग्रेज़ों की राजधानी रही। तो आपको थोड़ा सा याद रखना है इसके बारे में। इसके अलावा बेटा तीसरी पॉलिसी अंग्रेज़ों की थी फियर की, जैसे कि बैटल ऑफ स्वापल्ली, स्वेल्ले, या बेटा इसको दिस बैटल इज आल्सो नोन एज सुवाली आल्सो, स्वापल्ली आल्सो। ठीक है, डेट इज 29 नवंबर 1612। इन दिस बैटल दे डिफीटेड पोर्तुगीज़। उससे क्या हुआ बेटा, जहांगीर के मन में खौफ पैदा हुआ कि ये पुर्तगालियों को हरा सकते हैं, तो बेसिकली ये बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, और उस फियर की नीति के कारण उन्होंने इस कंपनी को अपनी फैक्ट्री खोलने की आज्ञा दे दी। तो ये बच्चों कुछ नीतियाँ थी जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने शासन को आगे बढ़ाया और काम किया। इसके बारे में बेटा ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे आगे। ठीक है, अब बच्चों आज हम यहाँ तक करेंगे। कल की क्लास में हम डच और फ्रांसीसी कंपनी को करेंगे। ठीक है,
तो बच्चों अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओके बच्चों।